हेलो, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। आज डेली करंट अफेयर 22 जुलाई 2024 का है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप डेली करंट अफेयर के नाम से देखते तो हैं ही, पर ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं है। इसमें जो भी यहाँ पर न्यूज़ होगी या जो भी करंट अफेयर के वर्ड्स होंगे, उनके आधार पर स्टैटिक में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, मेंस आंसर लिखने के लिए भी वो काम आएंगे और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स होंगे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे स्टेटमेंट फॉर्म में आने वाले जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं वो सिर्फ फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान दे करके आपके लिए यह सीरीज़ लाया जा रहा है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो है बस्तर क्षेत्र में बाढ़ आ चुका है। ठीक है, तो कल रविवार और आज सोमवार में यह क्षेत्र, चूँकि आज सावन शुरू हो चुका है, फिर भी तकलीफ़ तो तकलीफ़ है बाढ़ वाली, है ना। तो बस्तर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये आप देख रहे होंगे नेशनल हाईवे बहने के कगार पे है। NH30 और NH63 ब्लॉक हो गया है। ऐसा हो गया है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों राज्यों से छत्तीसगढ़ के उस बस्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कि ऐसी स्थिति में बस्तर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से संपर्क टूट गया है। भैरमगढ़ में एक स्कूल में बच्चे और शिक्षक फंस गए बाढ़ के कारण। हुआ ये कि अभी तक 431 mm की बारिश होनी थी, जबकि हुआ कितना, 349.4 mm की बारिश वैसे प्रदेश में औसत कम हुई है, लेकिन अकेले बीजापुर में ही कितनी बारिश हो गई है, 730 mm की। एक क्षेत्र में इतनी अधिक बारिश होना वस्तुतः बाढ़ को लाने के लिए कारगर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच रोड था, MMA मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, अप्रोच रोड बह गया है। ठीक है, गोदावरी और इंद्रावती खतरे के निशान से ऊपर आ चुके हैं। ठीक, ये एक बाढ़ का स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रहा है। ये नेशनल हाईवे के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा बाढ़ जो एक प्राकृतिक आपदा है, उससे बचने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि राजनांदगांव से बीजापुर तक कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। किरंदुल में बाढ़ फूट गया था। अब ये किरंदुल में जो बाढ़ फूटा है वो मुख्यतः उन क्षेत्रों में है जहां पर दंडकारण्य प्रोजेक्ट चलाया गया था। दंडकारण्य प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो बहुत से बंगभाषी थे जिनको छत्तीसगढ़ में शरण दिया गया था, और यही दंडकारण्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही उन क्षेत्रों में उनको बसाया गया था। उन्हीं के ही घर में पानी घुस गया था। आगे कांकेर चरामा नेशनल हाईवे जलमग्न, नदी नाले उफान पर हैं, दुकानों में पानी घुस चुका है। ठीक है, अस्पताल, नेशनल हाईवे, इन सब पर बाढ़ का प्रभाव देखा गया है। ठीक, देखते हैं नेशनल हाईवे कैसे प्रभावित हुए हैं। तो एक अगर NH30 की बात करें तो इधर जबलपुर से आता है और रायपुर, धमतरी, कोंडागांव ऐसा कुछ होते हुए सुकमा से चला जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, NH63 की अगर बात करें तो वो यहाँ से ऐसा कुछ चालू होकर के इस क्षेत्र में चला जाता है। ये कौन सा है, NH63। इसी के आसपास NH163B आप पढ़े होंगे, जो सबसे छोटा होता है, दंतेवाड़ा से गिदम तक का रास्ते में होता है, यहाँ कहीं पे है। इसके बाद यहाँ पे NH53 जाता है, और इस क्षेत्र पे NH43। ठीक है, ये NH30 है तो इससे NH130 निकलती है। ठीक है, और इससे यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बलौदा बाजार से कहीं जोड़ते हुए बिलासपुर जोड़ते हैं, जो NH130B कहलाता है। ठीक है, अब ये जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे जो कट गया है वो इन क्षेत्रों पे है। ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से इन तीनों क्षेत्रों से जो बस्तर का कनेक्शन था, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो ये 3 क्षेत्र हैं जहां से कनेक्शन लॉस हो चुका है। बताया भी गया है कि इसी क्षेत्र में गोदावरी बहती है और इंद्रावती। ठीक है, उन्हीं पर उफान है और उन्हीं के कारण ये नेशनल हाईवे में भी दिक्कत आई है, और हमारा जो बस्तर क्षेत्र है वो कट चुका है, 3 राज्यों से संपर्क उसका कट चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा है बाढ़।
ठीक है। अब इसमें जो आपदा प्रबंधन के जिले में प्रमुख अधिकारी होते हैं वो जिलाधीश होते हैं, जिला कलेक्टर। ठीक, तो जिला कलेक्टर का एक प्रमुख विभाग यह भी होता है आपदा प्रबंधन। ठीक, अगर किसी जिले में जिला कलेक्टर है तो उनके मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन में 3-4 चरण होते हैं। सबसे पहले जब तक आपदा नहीं आया है तो पहले के डेटा के अनुसार से उन आंकड़ों का आकलन करना। ठीक है, ये होती है प्री प्लानिंग, आंकड़ों का आकलन करना। ठीक है, जो पहले आए हुए हैं। फिर लोगों को सूचना प्रदान करना। उससे पहले एक और काम होता है अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान पहले किस चीज़ का लगाया जाएगा? सही अनुमान यह है कि आपदा आ सकती है क्या और कितने मात्रा में आ सकती है। यदि इसे रोका नहीं जा सकता तो किन किन क्षेत्रों पे आ सकता है वो अनुमान लगाया जाता है। तीसरा ये होता है कि जिन क्षेत्रों पर प्रभाव होने के चांसेस ज़्यादा हैं उन क्षेत्रों को सबसे पहले सूचना दी जाती है। ठीक है, और सूचना देने के साथ साथ उस क्षेत्र के लिए राहत शिविर तैयार किए जाते हैं। यदि कोई आपातकालीन ऐसा स्थिति आ जाता है तो उनको राहत शिविरों में कैसे रखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब वह आपात स्थिति आ जाती है उस समय पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को वहाँ भेजा जाता है और उनकी सहायता ली जाती है। ठीक है, जितना हो सके राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया जाता है तो राहत कार्य किए जाते हैं यदि आपदा आ ही जाती है तो। ठीक है, इसके बाद आपदा के समाप्त होने के बाद डैमेज कंट्रोल का विचार किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो डैमेज कंट्रोल किया जाता है, निरीक्षण होगा और निरीक्षण के बाद उस जगह पर कितना डैमेज हुआ उसका विचार किया जाता है। फिर ज़रूरतमंद लोगों को मुआवजा दिया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि आगे फिर इस तरह से यदि कोई आपदा की स्थिति आ जाती है तो उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, जिलाधीश के ये एक कार्य हैं। इसके अलावा और भी कई कार्य होते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ये आपको जिलाधीश के रोल दिख रहे होंगे, जिसमें है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। थर्ड होता है लाइसेंसिंग एंड रेगुलरिटी अथॉरिटी। फोर्थ होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन किए हैं। सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, मतलब सभी राज्यों में भारत की ये सेम होता है। पांचवा इलेक्शन, आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए और सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए। फिर फूड एंड सिविल सप्लाईज, तो जिन जगहों पे आपदा आई है या फिर उससे पहले जिन जगहों पर आपको एसेंशियल चीज़ों को सप्लाई करना है उन जगहों पे कलेक्टर का रोल रहता है। इसके बाद वेलफेयर, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद सेंसस, जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, इन सब का कमांड किनके हाथ में होता है? कलेक्टर के हाथ में होता है। फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और प्रिपरेशन डेवलपमेंट प्लान। इसके बाद है आईटी। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन करते हैं? कलेक्टर करते हैं। ठीक है, यदि आप इसी को हिंदी में देखेंगे तो राजस्व प्रशासन। ठीक, कलेक्टर का मुख्य राजस्व कार्य क्या होता है? वो राजस्व प्रशासन देखते हैं। जो भी राजस्व से संबंधित मामले होते हैं उनको अपर कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर की सहायता से संपादित करने का कार्य किया जाता है। अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो इन जगहों पर पहुंचने के चांसेस हैं। इसके बाद देखिए कार्यपालक, दंड नायकता और कानून व्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर वही है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। तीसरा है लाइसेंसीकरण। विभिन्न जो विभाग होते हैं, जैसे आप आबकारी विभाग में देखेंगे कि सिनेमेटोग्राफी होता है या फिर आबकारी नियंत्रण जहाँ होता है वह भी वहाँ लाइसेंसिंग प्रदान करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। इसके बाद आपदा प्रबंधन, जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि कलेक्टर आपदा का प्रबंधन करने के लिए किस किस तरह के सीक्वेंसिंग या चरणबद्ध अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी होते हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति, कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन होता है इत्यादि कार्यक्रम के प्रत्यक्ष अधीक्षण या फिर इनके निगरानी में संपादन होता है। अगला है जनगणना। कलेक्टर समाहर्ता
जनगणना अधिकारी हैं, फिर समन्वय करते हैं विभिन्न विभागों के बीच में और एजेंसियों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। आर्थिक विकास करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, कृषि, सिंचाई, उद्योग इत्यादि। इसके बाद मानव संसाधन विभाग। मानव संसाधन विभाग आपको पता होगा कि लोगों के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्य हो सकता है, इसके लिए वर्क होता है। अब ये जो कार्य है वो हर राज्य में भिन्न भिन्न होता है। शायद किसी जगह कलेक्टर होते होंगे, शायद किसी जगह आयुक्त इस काम को करते होंगे। इसके बाद आ जाता है ग्रामीण विकास। इसमें भी पंचायती राज में मदद कौन करते हैं? कलेक्टर करते हैं, उनकी विशेष भूमिका रहती है। स्थानीय स्वशासन वही वाला पॉइंट है बट अलग। ये पुराना वाला क्या है? ग्रामीण विकास है। उद्योग वगैरह भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये स्थानीय स्वशासन मतलब कंप्लीट पॉलिटिकल, स्थानीय पॉलिटी, ठीक है। फिर विकास की योजना तैयार करना आपको पता होगा और उस क्षेत्र में उनके जिले में जो भी सूचना प्रौद्योगिकी के से रिलेटेड मैटर्स रहते हैं उनमें अधीक्षण का कार्य करते हैं कलेक्टर। कलेक्टर की भूमिका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी मेंस या फिर प्रीलिम्स के पेपर के लिए, विशेषकर सीजीपीएससी में। तो इनको ध्यान रखिएगा। पेपर नंबर 3 पॉलिटी एंड पबेट के अंतर्गत ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल के प्रश्न पत्र में संभाग आयुक्त की भूमिका के बारे में सवाल आया था। लगभग ऐसे ही है, कलेक्टर की भूमिका से रिलेटेड है, वो एक पूरे संभाग को देखते हैं, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ों को जान पाएँ, पढ़ पाएँ। और टेलीग्राम चैनल पे ऊपर जो आपको लिंक दिख रहा होगा इस पे हमको बिल्कुल फॉलो करिएगा। किसी ने डिमांड की थी इन सभी का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए, उस पे वर्क किया जा रहा है, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन पे कल। धन्यवाद।